हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एफजी लॉ किट। आज की वीडियो में हम लॉ ऑफ द सी के केसेस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पहला केस है एंग्लो नॉर्वेजियन फिशरीज केस। इस केस का मेन इशू था मैरिटाइम जोन की डिलिमिटेशन को लेकर बिटवीन ब्रिटेन एंड नॉर्वे। नॉर्वे अपनी कोस्टल बेसलाइन से 4 नॉटिकल माइल्स तक के वाटर्स को अपनी सॉवरेनिटी के अंडर क्लेम कर रहा था, जो ब्रिटेन ने एक्सेप्ट किया। पर नॉर्वे के क्लेम्स में ये प्रॉब्लम थी कि नॉर्वे अपनी बेसलाइन को अपने एक्चुअल कोस्ट से नहीं डिटरमाइन कर रहा था। नॉर्वे के कोस्ट के आगे कुछ रॉकी फॉर्मेशंस थी जो छोटे छोटे आइलैंड्स की तरह बनी हुई थी। नॉर्वे इन फॉर्मेशंस को अपनी टेरिटरी का पार्ट सेंचुरी से मानते आए जा रहा था। इस बेसिस पर नॉर्वे अपनी कोस्टल बेसलाइन को इन रॉकी फॉर्मेशन से डिटरमाइन कर रहा था। ब्रिटेन और नॉर्वे के बीच एक कस्टमरी रूल बना हुआ था कि कोई ब्रिटिश शिप नॉर्वे के कोस्टल लाइन से 10 माइल रेडियस तक के एरिया में एंटर नहीं करेगी, और ये कस्टमरी रूल दोनों कंट्रीज 300 ईयर्स से रिस्पेक्ट करती चली आ रही थी। पर यह रूल पहली बार तब ब्रेक हुआ जब 1911 में एक ब्रिटिश ट्रैवलर शिप नॉर्वे के टेरिटोरियल वाटर्स में एंटर कर गई। उस टाइम नॉर्वे ने उस ब्रिटिश शिप को सीज कर लिया था। इस इंसिडेंट के बाद 1948 में एक ब्रिटिश फिशिंग वेसल को नॉर्वे ने फिर से सीज किया फॉर एंटरिंग इट्स टेरिटरी, एंड नॉर्वे ने उस शिप के सभी इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया। इस इंसिडेंट के बाद यूके ने आईसीजे को अप्रोच किया। इस केस में आईसीजे के पास 2 इश्यूज आए। 1, क्या नॉर्वे की डिलिमिटेड कोस्टल लाइन इंटरनेशनल लॉ को इन्फ्रिंज करती है। 2, क्या नॉर्वे का अरेस्ट सही था, और अगर नहीं तो क्या नॉर्वे को कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी टू ब्रिटेन। आईसीजे ने अपनी जजमेंट में ये ऑब्जर्व किया कि नॉर्वे अपनी कोस्टल बेसलाइन को उन रॉकी फॉर्मेशंस के एंड से 3 सेंचुरीज तक डिटरमाइन करते आ रहा था, एंड ब्रिटेन की कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं हुई थी फॉर द पास्ट 3 सेंचुरीज। मोरओवर, नॉर्वे ने अपनी आर्ग्यूमेंट के फेवर में हिस्टोरिकल डेटा भी प्रोवाइड किया हुआ था, जिसकी वजह से कोर्ट का डिसीजन इंक्लाइन था उनकी आर्ग्यूमेंट की तरफ। इस सब के चलते आईसीजे ने अपना डिसीजन नॉर्वे के फेवर में दिया और ये स्टेट किया कि नॉर्वे और ब्रिटेन के बीच का कस्टमरी रूल इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डेंस में था। अब हम डिस्कस करेंगे कॉर्फू चैनल केस। ये केस आया था वर्ल्ड वॉर 2 के आफ्टरमैथ में। 1946 में ब्रिटेन की कुछ वॉरशिप्स कॉर्फू स्ट्रेट के थ्रू सेल कर रही थी। इन वॉरशिप्स को देखकर अल्बानियन मिलिट्री ने वॉरशिप्स पर गन फायर किया बिकॉज ब्रिटिश नेवी ने अल्बानियन गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन नहीं ली थी। इस इंसिडेंट के कुछ महीने बाद ब्रिटेन की वॉरशिप्स का एक ग्रुप सेट सेल फ्रॉम कॉर्फू, और जब वो कॉर्फू स्ट्रेट के एक सेक्शन में पहुंचा तब वहां की एक सी माइन एक्सप्लोड कर गई। इस इंसिडेंट में 2 वॉरशिप्स सीवियरली डैमेज हुई और काफी सेलर्स मारे गए। जिस एरिया में ब्रिटेन की ये 2 वॉरशिप्स माइन हुई, उस एरिया को माइन स्वीप किया गया था 2 बार। माइन स्वीप का मतलब होता है सी माइंस को क्लियर कर देना अपनी सेट जगह से। चेक स्वीप का मतलब होता है एक माइन स्वेप्ट एरिया को रीचेक करना डोरमेंट माइंस के लिए। उस माइन एक्सप्लोजन के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अल्बानियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक नोट इशू किया फॉर अ माइन स्वीपिंग ऑपरेशन इन द कॉर्फू चैनल बाय ब्रिटेन। इसके अगेंस्ट रिस्पांस देते हुए अल्बानियन गवर्नमेंट ने कहा कि अल्बानिया के टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर की जाने वाली माइन स्वीपिंग को ही अल्बानिया कंसेंट देगा। इस डिस्प्यूट को लाया गया बिफोर द इंटरनेशनल सेंट्रल माइन क्लियरिंग बोर्ड बाय ब्रिटेन, और इस बोर्ड ने डिक्लेयर किया कि पूरे कॉर्फू चैनल की माइन स्वीपिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट टू अल्बानियाज अप्रूवल। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अल्बानियन गवर्नमेंट को नोटिस दिया ऑफ द स्वीप, और अल्बानिया ने ब्रिटेन को रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि कॉर्फू चैनल और अल्बानिया के टेरिटोरियल वाटर्स की डिलिमिटेशन करना जरूरी है। फर्दरमोर अल्बानिया ने इस डिलिमिटेशन के लिए एक मिक्स्ड कमीशन बनाने का सजेशन दिया और ये कहा कि अल्बानिया के टेरिटोरियल वाटर्स में माइन स्वीपिंग ऑपरेशंस विलफुल इन्फ्रिंजमेंट मानी जाएगी अल्बानिया की सॉवरेनिटी की। अल्बानियन गवर्नमेंट के सभी नोटिसेस और स्टेटमेंट को इग्नोर करते हुए ब्रिटेन ने ऑपरेशन वीटेल कैरी आउट किया, जिससे कॉर्फू चैनल की माइन स्वीपिंग हुई। आईसीजे के पास इस केस में 2 इश्यूज आए। 1, अल्बानिया की लायबिलिटी अंडर इंटरनेशनल लॉ उन माइन एक्सप्लोजन के अगेंस्ट और इस एक्सप्लोजन के डैमेजेस के अगेंस्ट। 2, क्या ब्रिटेन ने अल्बानियन सॉवरेनिटी को इन्फ्रिंज किया अपने ऑपरेशन रीटेल के थ्रू। आईसीजे ने अपने डिसीजन में स्टेट किया कि अल्बानिया लायबल है अंडर इंटरनेशनल लॉ फॉर द एक्सप्लोजन एंड द रिजल्टेंट डैमेजेस। फिर कोर्ट ने नोट किया कि ब्रिटेन का माइन स्वीपिंग ऑपरेशन इन अल्बानियन वाटर्स वाज अ वायलेशन ऑफ अल्बानिया सॉवरेनिटी। इस पॉइंट पे आईसीजे ने यह भी ऑब्जर्व किया कि ब्रिटेन का ये एक्शन किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऑथराइज्ड नहीं था। अब आते हैं नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केसेस पर। इस केस का मेन इशू था 3 कंट्रीज के कॉन्टिनेंटल शेल्फ की डिलिमिटेशन को लेकर। दिए गए मैप के अकॉर्डिंग नेदरलैंड्स और डेनमार्क ने अपने कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बाउंड्रीज डिलिमिट कर दी थी बेस्ड ऑन द इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल। इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल मैरिटाइम जोन की डिलिमिटेशन करने का एक रूल है जिसमें कोस्टल स्टेट के शोर्स के नियरेस्ट पॉइंट्स से बाउंड्री बनाई जाती है। इस रूल से डिसाइड की गई बाउंड्रीज को एक्सटेंड करने पर डिस्कशन चला बिटवीन नेदरलैंड्स, डेनमार्क एंड जर्मनी। जर्मनी ने बाउंड्रीज की एक्सटेंशन पर ऑब्जेक्शन रेज किया। जर्मनी का कंसर्न ये था कि जर्मनी का कोस्ट कॉनकेव शेप में है, यानी जर्मनी की कोस्ट लाइन इनवर्डली शेप्ड है। इस वजह से अगर जर्मनी ने अपनी मैरिटाइम बाउंड्री डेनमार्क और नेदरलैंड्स की तरह इक्विडिस्टेंस रूल से डिसाइड की तो जर्मनी का शेयर कम हो जाएगा।
इस केस में ये जानना ज़रूरी है कि जर्मनी जिनीवा कॉन्टिनेंटल शेल्फ कन्वेंशन की सिग्नेटरी नहीं थी, अनलाइक डेनमार्क एंड नेदरलैंड्स। इस केस में आईसीजे को मेनली इन दो इश्यूज़ पर डेलिब्रेट करना था। 1. क्या जिनीवा कॉन्टिनेंटल शेल्फ कन्वेंशन एक नॉन मेंबर स्टेट पर एनफोर्स की जा सकती है? 2. क्या इक्विडिस्टेंस रूल इंटरनेशनल लॉ में रिकॉग्नाइज्ड है? कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये डिक्लेयर किया कि जर्मनी जिनीवा कन्वेंशन के रूल से एग्जेम्प्ट है, पर उसके कॉन्टिनेंटल शेल्फ का डिवीजन शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विडिस्टेंस एज इट हैड बिकम अ कस्टमरी रूल ऑफ लॉ। अल्टीमेटली कोर्ट ने अपने डिसीजन में जर्मनी के कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बाउंड्री इक्विडिस्टेंस रूल से की विद सम मॉडिफिकेशंस, जिससे कि जर्मनी को उसका इक्विटेबल शेयर मिले। अब हम डिस्कस करेंगे लिबिया वर्सेस टूनीशिया कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस। इस केस में टूनीशिया और लिबिया ने अपने कॉन्टिनेंटल शेल्फ से रिलेटेड बॉर्डर डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए आईसीजे को अप्रोच किया। दोनों कंट्रीज ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की टू यूज की प्रिंसिपल्स टू डिफाइन एंड डिवाइड द इम्प्यून्ड एरिया, जिससे कि दोनों स्टेट की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी वायलेट ना हो। ऑन द वन हैंड टूनीशिया ने कंटेंट किया कि लिबिया और टूनीशिया के बीच की स्पेशल अग्रीमेंट के चलते कोर्ट के पास सिर्फ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, बल्कि अपने दिए गए ओपिनियन को इन्फोर्स करने की भी पावर है। ऑन द अदर हैंड लिबिया ने आर्ग्यू किया कि कोर्ट के पास सिर्फ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ही है इस केस में, और कोर्ट के प्रोमलगेटेड रूल्स को अप्लाई करना स्टेट्स की चॉइस है। इस कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट के पास 3 इश्यूज आए। 1. क्या कोर्ट के पास ड्यूरिस्डिक्शन है इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की इस केस में? 2. डिलिमिट करने के लिए किस जोन को कंसिडर किया जाना चाहिए? 3. ऐसे केसेस में किस प्रैक्टिकल मेथड के थ्रू डिस्प्यूट सेटल की जानी चाहिए? आईसीजे ने ज्यूरिस्डिक्शनल कंसर्न को पहले सेट असाइड करते हुए स्टेट किया कि आईसीजे के पास इस केस को जज करने की ज्यूरिस्डिक्शन है, क्योंकि दोनों स्टेट्स ने अपने कंसेंट के साथ कोर्ट को अप्रोच किया था। फिर कोर्ट ने ये रूल किया कि कोर्ट के पास अथॉरिटी है इस केस में प्रैक्टिकल मेथड्स अप्लाई करने की। आगे बढ़ते हुए कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कोर्ट सिर्फ उसी एरिया पर डेलिब्रेट कर सकता है जिस पे किसी और स्टेट की ज्यूरिस्डिक्शन ना हो, या कोई ऐसा एरिया जिस पर ईदर टूनीशिया और लिबिया और किसी और स्टेट की अग्रीमेंट ना हो रिगार्डिंग देयर मैरिटाइम जोन्स बाउंड्रीज। जैसे कि टूनीशिया और इटली के बीच एक एग्जिस्टिंग ट्रीटी थी रिगार्डिंग देयर सी बाउंड्रीज, तो कोर्ट ने उस एरिया की डिलिमिटेशन के रिगार्डिंग कोई इशू नहीं रेज किया। इसी के कॉन्ट्री माल्टा और इस डिस्प्यूट की ईदर पार्टीज के बीच कोई एग्जिस्टिंग ट्रीटी नहीं थी रिगार्डिंग द डिलिमिटेशन of the maritime zones shared by them. Furthermore, Malta इस dispute में involved भी नहीं था। इसको देखते हुए कोर्ट ने स्टेट किया कि कोर्ट अपनी ज्यूरिस्डिक्शन माल्टा और ईदर लिबिया और टूनीशिया की शेयर्ड मैरिटाइम बाउंड्रीज पर इन्फोर्स नहीं कर सकता है, क्योंकि माल्टा इस केस में पार्टी नहीं है। केस के प्रेजेंटेड कंटेंशंस और फैक्ट्स देख के कोर्ट ने ये कंक्लूड किया कि इस केस में दोनों स्टेट्स का कॉन्टिनेंटल शेल्फ को डिलिमिट करना पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज टूनीशिया और लिबिया सेम कॉन्टिनेंटल शेल्फ शेयर करते हैं। ऑल्टरनेटिवली कोर्ट ने सजेस्ट किया दोनों स्टेट्स के कॉन्टिनेंटल शेल्फ को 2 सेक्टर्स में डिवाइड करके उन सेक्टर्स में फर्दर डिमार्केशन करने का। कंक्लूड करते हुए कोर्ट ने दिए गए कोऑर्डिनेट्स के थ्रू दोनों स्टेट्स की मैरिटाइम बाउंड्रीज डिसाइड की। अगला केस है रिपब्लिक ऑफ इटली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस का कंसर्न है द डेथ ऑफ 2 इंडियन फिशरमैन बाय आर्म्ड मैन अबोर्ड एन इटालियन वेसल। इस इंसिडेंट में एक इटालियन शिपिंग वेसल बाय द नेम ऑफ MV एनरिका लेक्सी जिबूटी जा रही थी, और इस जर्नी के दौरान ये वेसल केम अक्रॉस एन इंडियन फिशिंग वेसल बाय द नेम ऑफ सेंट एंथनी। एनरिका लेक्सी में कुछ मिलिट्री पर्सनल थे जिनको ड्यूटी दी गई थी टू प्रोटेक्ट द वेसल फ्रॉम पायरेसी। जब ये शिप इंडिया के कॉन्टिग्युअस जोन से गुजर रही थी तब इनको एक रिपोर्ट मिली ऑफ अ पायरेट अटैक। रिपोर्ट मिलने के बाद उन्हें सेंट एंथनी दिखी, जिसको उन्होंने गलती से पायरेट वेसल समझ लिया और उस वेसल पे फायर कर दिया। सब्सिक्वेंटली सेंट एंथनी पर 2 इंडियन फिशरमैन की डेथ हो गई। इसके बाद मुंबई के मैरिटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर ने एनरिका लेक्सी को कोची पोर्ट पर आने की रिक्वेस्ट भेजी, और कोची पोर्ट पर उतरते ही इंडियन अथॉरिटीज ने एनरिका लेक्सी के ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म कर दिया अबाउट द FIR रजिस्टर्ड अगेंस्ट देयर मिलिट्री बॉडीगार्ड्स। इस FIR के चलते दोनों मिलिट्री पर्सनल को अरेस्ट किया गया। इस केस को ट्राई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ये इशू आया कि क्या अरेस्टेड इटालियन मरीन्स को राइटफुली चार्ज किया गया फॉर मर्डर अंडर द इंडियन पीनल कोड। इटालियन मरीन्स ने इस केस में सॉवरेन फंक्शनल इम्यूनिटी क्लेम की। सॉवरेन फंक्शनल इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट में एक इंडिविजुअल के एक्ट को स्टेट का एक्ट या स्टेट ऑथराइज्ड एक्ट माना जाता है। इस कंटेंशन को एक्सप्लेन करते हुए इटली ने सबमिट किया कि वो वेसल के नेवल गार्ड्स थे एंड एज सच उन्हें अपनी कंट्री से कमांड मिला हुआ था टू प्रोटेक्ट द वेसल। इस कंटेंशन को इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया, ये नोट करते हुए कि इंडिया और इटली के बीच कोई ऐसी ट्रीटी नहीं थी जिससे पार्टीज के एजेंट्स को सॉवरेन फंक्शनल इम्यूनिटी मिले। इसके बाद इटली ने अनक्लॉज का आर्टिकल 97 का सपोर्ट लिया, जो पीनल जुरिस्डिक्शन देता है फ्लैग स्टेट को इन केसेस ऑफ कोलिजन और एनी अदर इंसिडेंट ऑफ नेविगेशन। इसका मतलब ये कि इस केस को ट्राई करने की जुरिस्डिक्शन इटली के पास थी, ना कि इंडिया के पास।
पर इस कंटेंशन को रिजेक्ट करते हुए कोर्ट ने स्टेट किया कि इस शूटिंग इंसिडेंट में ना ही कोलिजन हुआ है और ना ही कोई नेविगेशन रिलेटेड इंसिडेंट। इसी आर्ग्यूमेंट को फर्दर करते हुए इटली ने सबमिट किया कि इटली के पास राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज था अगर वो टेरिटोरियल वाटर्स में भी होते तो। इटली ने फिर आर्ग्यू किया कि इम्प्यून्ड इंसिडेंट के टाइम इटली की वेसल इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स से बाहर थी। इन सभी कंटेंशंस को डिसमिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसएस लोटस केस की जजमेंट के थ्रू स्टेट किया कि इंडिया के पास इस केस को ट्राई करने की ज्यूरिसडिक्शन थी। एसएस लोटस केस में एक फ्रेंच और टर्किश स्टीम शिप का कल्यूजन हुआ था जिससे टर्किश स्टीम शिप कैप्साइज्ड एंड रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ 8 टर्किश सिटीजन्स। इस केस को ट्राई किया था परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस में 1927 में। इस केस के थ्रू डिस्प्यूटिंग स्टेट्स की क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड हुई। इसको एलैबोरेट करते हुए कोर्ट ने स्टेट किया कि क्योंकि ये इंसिडेंट कंटिगुअस जोन में हुआ था, इंडिया इंटाइटल्ड था अपने राइट्स ऑफ सॉवरेनिटी एक्सरसाइज करने में। फिर कोर्ट ने एडमिट किया कि स्टेट ऑफ केरला जिसकी प्रॉक्सिमिटी में ये केस हुआ के पास कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी इस केस को ट्राई करने की। कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स में आगे ये स्टेट किया कि ऑल्दो केरला हाई कोर्ट के पास कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है इस केस को ट्राई करने की, ये केस एक स्पेशल कोर्ट द्वारा जज किया जा सकता है। इस पर्पस के लिए एक स्पेशल कोर्ट सेटअप किया गया। अब आते हैं मैरीटाइम डिलिमिटेशन इन द इंडियन ओशन के केस पर। ये केस हुआ सोमालिया और केन्या के बीच में। इस केस के प्रेजेंट फैक्ट्स को जानने से पहले इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जानना जरूरी है। 1924 में इटली और ब्रिटेन ने एक ट्रीटी साइन की जिससे कि उनकी अफ्रीकन कॉलोनीज की बाउंड्रीज को रेगुलेट किया जा सके। इटली की कॉलोनी आज सोमालिया है और ब्रिटेन की कॉलोनी केन्या। इसके बाद जब केन्या और सोमालिया इंडिपेंडेंट हुए तब दोनों कंट्रीज अनक्लॉज के मेंबर स्टेट्स बन गए। फिर 2009 में दोनों स्टेट्स ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के थ्रू अपनी मैरीटाइम बाउंड्रीज डिलिमिट की जिसको सोमालियन पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया बाद में। सब्सिक्वेंटली 2012 में दोनों स्टेट्स के बीच की सिचुएशन वर्स हुई जब केन्या ने फॉरेन ऑयल कंपनीज को एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस दिए फॉर 8 ऑफशोर ब्लॉक्स इंडियन ओशन में। केन्या के इस एक्ट को सोमालिया ने वेहेमेंटली अपोज किया और असर्ट किया कि केन्या ने सोमालिया के लॉज को वायलेट किया है। सोमालिया का प्रिंसिपल कंटेंशन ये था कि उसके और केन्या के बीच कोई बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं करती थी। फिर सोमालिया ने आईसीजे से रिक्वेस्ट किया कि कोर्ट एक बाउंड्री बनाए यूजिंग द इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल या कोई भी रेलेवेंट मेथड फॉर एरियाज बियॉन्ड द टेरिटोरियल सी। सोमालिया ने फर्दर सबमिट किया कि ऐसा करने से एक इक्विटेबल रिजल्ट प्रोड्यूस होगा जो इंटरनेशनल लॉ में सस्टेनेबल होगा। फर्दरमोर सोमालिया ने कंटेंट किया कि केन्या ने अपने एक्ट के थ्रू अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस वायलेट की और इसके लिए सोमालिया ने फुल रेपरेशंस डिमांड की। केन्या ने अपनी आर्ग्यूमेंट्स में ये कंटेंट किया कि सोमालिया और केन्या के बीच एक मैरीटाइम बाउंड्री ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी जिसकी प्रेजेंस को सोमालिया ने पहले एक्नॉलेज किया हुआ था। आईसीजे ने अपने डिसीजन में नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केसेस की जजमेंट को रेफर किया जिसमें कोर्ट ने कहा था कि इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल के एप्लीकेशन को मॉडिफिकेशंस के साथ अप्लाई करना चाहिए इन केसेस वेयर देयर एग्जिस्ट जियोग्राफिकल डिस्क्रिपेंसीज जिससे कि डेलिमिटेशन इक्विटेबल बन सके। फिर कोर्ट ने नोट किया कि केन्या और सोमालिया अनक्लॉज के पार्टीज हैं एंड एज सच उनकी मैरीटाइम बाउंड्रीज डिलिमिट करने के लिए अनक्लॉज के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। सब्सिक्वेंटली कोर्ट ने स्टेट किया कि केन्या ने अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को वायलेट नहीं किया था अपने एक्ट से एंड एज सच केन्या की ना ही कोई इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी और ना ही उसको कोई रेपरेशन पे करनी पड़ेगी। फिर दोनों स्टेट्स की मैरीटाइम बाउंड्रीज की डिलिमिटेशन के ऊपर कोर्ट ने एक प्रैक्टिकल मेथड निकाला जो इक्विटेबल हो दोनों पार्टीज के लिए। इसके साथ ही आज की वीडियो खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग FG लॉकेट।